वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही है मोदी सरकार के 11 सालों की। ब्रेक से पहले थोड़ा हमने ठहर के और विस्तार के साथ चीजों को समझा। अब थोड़ा क्विक जवाब लेंगे। शिवम जी, आपकी तरफ बहुत सारे प्रश्न आएंगे क्योंकि ये उठा कि भाई बहुत सारा कुछ काम तो हुआ, लेकिन अब बेरोजगारी बढ़ गई, फिर विदेश नीति में भी इशू आ गया, फिर बहुत सारी चीजें। अब चूंकि आप सत्ता में हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, जवाब आपको देने होंगे। शिवम जी, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अब आप इसको आशुतोष जी की इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी कहिए या फिर स्मार्टनेस के एक सरकार को कैसे बचाना है या एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसे बचाना है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस देश की जीडीपी ग्रोथ 2014, 15, 16 में 7, 8, 9 के करीब चल रही थी, अगर उसी हिसाब से चलती तो अब तक इकोनॉमी 7 ट्रिलियन हो जाती। अरे उससे पहले से कंपैरिजन करना मतलब हमारे समय से ही हमें कंपैरिजन कर रहे हैं। उससे पहले करिए ना, 2011-12 6.5, 5.5, 4.5 ऐसे बढ़ रही थी भाई। तो कमाल की बात है, हमारा कंपैरिजन उनसे होना चाहिए और उनसे अगर करेंगे तो कंपैरिजन में वो कहीं पर भी नहीं है। इवन आफ्टर कोविड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और ये रियलिटी है। और इस देश की स्थितियां इतनी बेहतर है कि बाकी जो इकोनॉमीज है वो बिल्कुल बुरे तरीके से डूबी पड़ी है। डिफेंस प्रोडक्शन में जहां हम एक्सपोर्ट सिर्फ 600 करोड़ का करते थे, वहां आज 3600 करोड़ का करते हैं। ये फर्क है हमने। और एक और चीज, एफडीआई की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो टोटल 125% का रेज है लास्ट 11 सालों में। अब आगे आता हूं, एक और चीज कही गई कि हमारे रिश्ते पहले बहुत बेहतर थे और हमारी जो स्थितियां थी इस दुनिया में अलग थी, चीजें बेहतर थी। आज हमारे रिश्ते अगर हम बात करें तो हमारे पड़ोसियों से भी बेहतर नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश पर इतने सारे अटैक हुए और मेरा चैलेंज है, कोई भी आतंकवादी अटैक के साथ 24 घंटे के अंदर अंदर इस दुनिया के 52 देशों ने एक साथ कहा हो कि नहीं हम भारत के साथ हैं और भारत के इस घड़ी में साथ हैं और भारत को रिटेलिएट करने का अधिकार है। इस देश में 24 घंटे में 52 कंट्रीज ने ऐसा कहा जिसमें सबने कहा कि आतंकवादी हमला है और इंडिया हैज अ राइट टू रिटेलिएट। 1। दूसरा, जब भी इस देश पर कभी भी कोई चीजें हुई या अटैक हुआ तो हमेशा ओआईसी ने सबसे पहले आकर जो है स्टेटमेंट किया, सबसे पहले जाकर स्टेटमेंट किया। ओआईसी का कोई एक स्टेटमेंट बताइए जरा अगर किया गया हो। छोड़ दीजिए 1971 में 1 दर्जन जो है रेजोल्यूशन पास हुए थे इस देश के खिलाफ, छोड़ दीजिए 1965 में 4 रेजोल्यूशन पास हुए थे इस देश के खिलाफ, छोड़ दीजिए आज बताइए कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ। हां, एक और चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हमारी चाहे वो पड़ोसियों से स्थितियां पहले बेहतर थी या इंटरनेशनल लेवल पर स्थितियां पहले बेहतर थी, फायदा क्या दिया देश को आपने उन बेहतर संबंधों से, बताइए मुझे जरा। 26/11 इस देश में हुआ, आपके पूरी दुनिया में संबंध बहुत बेहतर थे, आपका शानदार थे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया थी, जवाब क्यों नहीं दिया पाकिस्तान को? क्यों जवाब नहीं दिया भाई? आपके तो रिलेशन बहुत अच्छे थे। रिलेशनशिप एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग योर ओन पीपल इज नॉट अ रिलेशनशिप एट ऑल। आपके लोग मरते रहे, आपके नागरिक मरते रहे और आपके नहीं पाकिस्तान से मेरे बहुत शानदार रिलेशन है, नहीं चाहिए ऐसे रिलेशनशिप। इससे बेहतर हो कोई दुश्मनी हो लेकिन हम उनसे जवाब लें। और छोड़ दीजिए 26/11 जी, 26/11 तो एक इंसिडेंट है। आप मुझे बताइए आपने कहां पर क्या किया? आपने बनारस में अटैक हुआ, आपने लाजपत नगर में अटैक हुआ, आपने सरोजनी नगर में अटैक हुआ, आपने मुंबई ब्लास्ट हुआ, ट्रेन ब्लास्ट हुआ, हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ, कहीं जवाब दिया क्या? संबंध बहुत बढ़िया थे, इंटरनेशनली आप बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस में थे, तो जाहिर है आपको जवाब देना चाहिए था, नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात है ना, यहां देश का इंटरेस्ट है। अब आगे आते हैं, इन्होंने कहा कि 11 साल में इस देश के लिए पीपल वर लुकिंग एट इंडिया बट अभी चीजें ऐसी नहीं, हमने वी हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। नो वी डिडंट, वी जस्ट डिडंट। अगर हम 11 किलोमीटर पर डे बनाते थे रोड, आज हम 37 किलोमीटर बना रहे हैं और दुनिया में सेकेंड बिगेस्ट रोड नेटवर्क हमारे पास है, तो वी डिडंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अगर दुनिया के बेस्ट कंट्रीज जो हैं दे आर नॉट इवन एबल टू मेक 3.5% जीडीपी ग्रोथ और हम 6.5% और 7% पे जा रहे हैं, तो वी डिडंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अगर इस देश ने खासतौर पर अगर मैं बात करूं पिछले कुछ समय में, तो जितनी भी चीजें थी 23 नए एम्स हमने बनाए, वी डिडंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अगर हमने 6 नए आईआईटी बनाए, वी डिडंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अगर हमने 16 ट्रिपल आईटी बनाए, वी डिडंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अगर 363 मेडिकल कॉलेजेस बनाए, वी डिडंट मिस द अपॉर्चुनिटी। और इसको छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हमने सिर्फ इतना ही नहीं किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकल कर आए, इस देश के डिफेंस को मजबूत किया, इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत किया, इस देश की रिटेलिएशन पावर को मजबूत किया, डिफेंस को मजबूत किया, हर जगह मजबूती है। हां, कुछ लोग देख नहीं पा रहे हैं और लगातार 11 सालों से उनका एजेंडा एक ही है कि नहीं सरकार फेल है, इस तरह की चीजें। और रोजगार पर एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो आरबीआई का ही डेटा है, संडे गार्डन में ही 2025 में प्रेजेंट हुआ है कि हिंदुस्तान की सरकार ने 17 करोड़ रोजगार दिए हैं। और रही बात बेहतर करने की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इस देश को बेहतर करने की और आवश्यकता है। किसी भी देश को ऊपर जाने के लिए लगातार बेहतर करना आवश्यक है। और चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, एवरीबॉडी सेज
दैट कमिंग सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। दुनिया इस बात को मानती है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, कोविड मैनेजमेंट को लेकर और खास तौर पर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी, उस डिप्लोमेसी में भी हम जिस तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं पूरी दुनिया ने देखा है, और आने वाले समय में भी यही स्थितियां रहने वाली हैं। ठीक। नीरज, अभी जो हाल फिलहाल वाली बात निकली उसमें एक आमतौर पे जो आरोप लगते हैं वो सत्ता पक्ष पे लगते हैं, लेकिन विपक्ष भी है तो राजनीतिक पार्टी, उसमें यह है कि ठीक है आप घर के अंदर जितनी आलोचना कीजिए उसमें कोई बात नहीं है, वो विपक्ष का काम है, लेकिन जब ऐसी स्थिति बनती है जहां साथ खड़े होते हुए दिखाई दे, वहां पे फिर आपके नेता जाके ऐसा काम कर देते हैं जिससे भारत का ओवरऑल एक फेस नीचे आता है। विपिन जी, ये तो परिस्थिति को देखने का मुझे लगता है एक बायस नजरिया है, क्योंकि जब जिस वाक्य की आप चर्चा कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल भी रहा था, तो कांग्रेस पार्टी या किसी भी विपक्ष के नेता ने ऐसी तो कोई बात नहीं कही जिसके ऊपर सवाल उठता। सबने एक स्वर में कहा कि हम भारत की सेना के साथ, भारत की सरकार के साथ खड़े हैं। और आज भी उस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए जो डेलीगेशन में विपक्ष के नेता गए, सबने एक स्वर में बात तो की। ये बुनियादी फर्क जो है ना, कि आप भारत को और भारत की सरकार को जब एक साथ इक्वेट कर देते हैं, तब ये प्रॉब्लम शुरू होती है। बहरहाल ये एक लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन क्योंकि जोर जोर से चीख कर अगर शिवम कोई बात कहेंगे तो वो सच तो नहीं हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूं, उस 2004 से 2014 के बीच में 7% से लेकर 8.5% तक का एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा। इस सरकार के अभी तक पसीने छूट चुके हैं इस तरीके के ग्रोथ रेट को पाने के लिए। और इन्फ्लेशन पर जो बार बार झूठ बोला जाता है, बिजनेस न्यूज चैनल है तो यहां पर आप बेस ईयर अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट भी बता दीजिए कि 2010 के अंदर जो किसी खाद्य सामग्री की जो बेस प्राइस थी, आज 2025 में वो क्या बेस प्राइस है, आप इक्वेट करेंगे तो इस देश के अंदर लगभग 20% का इन्फ्लेशन रेट है। तो ये जो आंकड़ों की जादूगरी है ना, ये हम लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसलिए चुप हो जाते हैं कि देश की जनता के सामने ये सारे मुद्दे एकदम भयानक राक्षस की तरह सामने खड़े। देश की जनता हर महीने जब उसकी जेब में वो 15,000 रुपए महीना आता है, तो वो सोचती है कि अरे 15,000 में पिछली बार मेरे 15 दिन चले थे, इस महीने हो सकता है इतनी इन्फ्लेशन बढ़ गई कि 13 दिन चल पाए। तो इसलिए इन बातों को बोलकर उनके दर्द के ऊपर नमक छिड़कने का हमें काम नहीं करना। और ये जो सड़क की बात की ना विपिन जी, मैं आपको अप्रिशिएट करता कि आप इनके झूठ का भंडा फोड़ते, क्योंकि 2018 में ये एक नया नियम लाए सड़क बनाने को नापने का। जब 1 किलोमीटर की सड़क बनती थी उस पर 4 लेन बना करती थी, हमारी सरकार उसे 1 किलोमीटर की सड़क कहती थी। इनकी सरकार ने, नितिन गडकरी ने नया फॉर्मूला बनाया कि 1 किलोमीटर की सड़क में अगर लेकिन 4 लेन होंगी एक तो बात मैं बोलूं किलोमीटर नीरज जी, की सड़क हो जाएगी। आपने तो मुझे ये जो बोल दिया बायस बेवकूफी अनबायस, लेकिन एक छोटी सी बात मैं बोल रहा हूं, आप उससे इत्तेफाक ना भी रखें तो कोई बात नहीं है। मैं भी, क्योंकि ये बिजनेस चैनल है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट कवर करता हूं, जितना काम अभी हुआ है पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जिस तेज़ी के साथ, सिर्फ सड़क तो एक उसकी एक पैरामीटर हो सकती है, लेकिन बाकी चीज़ें भी जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना काम पहले नहीं हुआ है, नहीं हुआ। ये तो फैक्ट है। किसी दिन पूरा डेटा लेके बैठ जाएंगे, वो एक बात है, आप उसमें आलोचना कर सकते हैं, उसमें कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, मैं भी क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी का ही छात्र हूं। जरा इस बात पर आ जाइए कि सिर्फ अनाउंस कर देना, आज आप इनकी उड़ान स्कीम को लीजिए, 52% रूट जिन पर इन्होंने उड़ान स्कीम की अनाउंसमेंट की, आज वो नॉन फंक्शनल है। आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में गिनेंगे। चलिए, ऐसे मैंने कहा ना किसी दिन अब क्योंकि अभी समय इस कार्यक्रम में उतना नहीं बचा, नहीं तो हम उस पर भी आते, लेकिन मैंने बानगी की एक दिन अलग से कार्यक्रम कर लेंगे। अवधेश जी, एक छोटा सा सवाल है, प्रैक्टिकल सा सवाल है कि ठीक है, मैं मान लेता हूं नीरज जी की सारी बातें सही हैं, लेकिन देश की जनता को पिछले 10-11 साल से बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जब इतनी प्रॉब्लम है, इतनी दिक्कतें हैं, तो क्यों बार बार ये सरकार चुन के आ रही है, बड़े बहुमत से चुन के आ रही है, और अभी तो इसको और 4 साल चलना है, यानी कि 3 टर्म बैक टू बैक हो जाएंगे। हो सकता है वो सही कह रहे हो, या तो फिर उनके समझाने में कमी है कि वो समझा ही नहीं पा रहे। अगर वो बातें सही हैं तो किसका काम है? विपक्ष का काम है, जाके जनता को समझाए, बताए कि देखो भाई ये क्या, किसको चुन के लेके आते हो। तो फिर या तो जनता में समझ नहीं है या ये नहीं समझा पा रहे। मैं उस चीज को समझना चाहता हूं, हो क्या रहा है? देखिए, मैंने जब अपने वक्तव्य में कहा कि देश बदल गया है, तो उसका अर्थ ये नहीं था।
कि जो बात देश बदलने का मतलब देश का सामूहिक मनोविज्ञान बदला है, जनता की सोच बदली है। और जनता की सोच इस कारण बदली है कि जनता की जो अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं थी सामान्य आवश्यकताओं के साथ, क्योंकि मनुष्य को जेल में भी भोजन, कपड़ा और छत और बिजली मिल सकती है, लेकिन वो जेल पसंद नहीं कर सकता है। वो जो कुछ चाहता है मनुष्य, अगर उसकी पूर्ति का भाव पैदा हो रहा है उसके साथ साथ, तो आपकी बात नहीं सुनेगा। आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है। 4-5 बातें। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, जो सोनिया जी का नेतृत्व कांग्रेस के साथ हुआ, इस समय राहुल जी का जो नेतृत्व है, मैं अभी भी बोलता हूं लेकिन वो जरा आज का डिबेट का विषय नहीं है, कि राहुल गांधी जी हारे हुए, नकारे हुए, ठुकराए हुए अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट जो उनके रणनीतिकार बन गए, जिसमें कांग्रेस नहीं है। और वो उससे कोई भी प्रवक्ता हो, नीरज जी भी उससे अंदर से सहमत नहीं होते होंगे सब पार्टी को। वो केवल सिस्टम के विरुद्ध विद्रोह पैदा करके असंतोष पैदा करो और उसके अंदर गुस्सा पैदा करो, ताकि लोग उठ के खड़े हो, बदलाव आएगा तो कांग्रेस आ जाएगी। वो चीजें अब बदल गई है, उतने आंदोलन देश में नहीं हो रहे, समझना चाहिए। मैं 2-3 बातें बोलना है, क्योंकि आशुतोष जी ने कई तो बातें सर रखी हैं। क्विकली, क्योंकि अब इतना समय नहीं रह गया, आप एक आध मिनट के अंदर मालूम बात है, पूरी कर ले। लेकिन सुनिए ना, 1-1.5 मिनट मैंने केवल मांगा था, उस समय आपने दिया नहीं। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए होता है। ऐसा है कि आंकड़े तो मैं दे सकता हूं। देखिए, जब आप मार खाएंगे तो दुनिया कहेगी कि आतंकवाद के युद्ध में भारत के साथ है, लेकिन जब आप मारेंगे जो पश्चिमी देश कर रहे थे, तो फिर सबको उससे समस्या होगी, कोई आपके साथ उसमें खड़ा होने नहीं आएगा। अगर कनाडा या कोई हमारे आतंकवादियों को पालता है, या कोई भारत का आदमी या कोई भी हमारा समर्थक उसको उसकी जमीन पर जाके मारता है, तो मैं उसका विरोध करने नहीं जाऊंगा, चाहे वो हमारे साथ संबंध रहे या ना रहे। पाकिस्तान की जमीन पर अगर हमारे वांछित आतंकवादी 25-26 मारे जा रहे हैं, उसको अगर अमेरिका या कोई मुद्दा बनाता है, इंग्लैंड में कोई हाई कमीशन के झंडे को उतार देता है और 10 दिन बाद वहां मारा जाता है, उसके बारे में दुनिया को विरोध करना है, करे विरोध। हम अपनी शर्तों पर अपने अनुसार अपना देश बनाना चाहते हैं, अपने अनुसार दुनिया बदलना चाहते हैं। हमारी दृष्टि बिल्कुल दुनिया के जन कल्याण की है। वो दुनिया को नहीं समझ में आएगी। जो शब्दावलियां हैं रोजगार की, जो शब्दावलियां हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, आने वाले समय में वो भी बदलेगा। लास्ट बात आशुतोष जी को मैं कह रहा हूं कि अगर बनारस में 22 करोड़ लोग एक वर्ष में आ रहे हैं, अयोध्या में 15 से 16 करोड़ लोग, तो ये आर्थिक विकास, रोजगार उसमें हो रहा है कि नहीं? आने वाले समय में यही आधार आपको दुनिया में शीर्ष पर खड़ा करेगा, जिसमें कोई मंदी आने की संभावना नहीं रहने वाली। जी, क्या हमारे पास समय बचा है? चलिए आशुतोष जी, मैं उस वाले सवाल को ही आगे लेकर जाऊंगा कि ये अगर मान लीजिए इतनी दिक्कतें हैं, इतनी परेशानियां ही हैं, तो क्या इस देश का जो विपक्ष है, वो उसको जो लीड करने वाले लोग हैं, उसको जो आगे लेकर जाने वाले लोग हैं, या तो अपनी बात नहीं रख पाते हैं या फिर बात है ही नहीं? कैसे इसको समझे? क्योंकि क्या हम ये मान ले कि देश की जनता को बिल्कुल ही आइडिया नहीं है किसी चीज का? देखिए विपिन जी, ये तो एक बड़ा प्रोपेगेंडा है, जिस प्रोपेगेंडा को हमेशा बनाया जाता है कि विपक्ष तो हार रहा है, विपक्ष तो हार रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी 1947 से लेकर 1996 तक 30 साल, 1947 से लेकर 1977, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, हाँ, लगातार जीत रही थी। राज्यों में भी जीत रही थी, राज्य और केंद्र में भी जीत रही थी। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आती, फिर कांग्रेस की 10 साल सरकार बनती, फिर अटल वीपी सिंह की सरकार आती, फिर 5 साल के लिए नरसिम्हा राव की सरकार बन जाती। तो क्या यह मान लिया जाए कि विपक्ष पूरी तरीके से नकारा था? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी को राजनीति नहीं आती थी? क्या ये मान लिया जाए, लिख दिया जाए इसको? राम मनोहर लोहिया को कुछ नहीं आता, पॉलिटिक्स का कहरा नहीं आता था। पॉलिटिक्स का एक मोमेंटम होता है, और आज की तारीख में वो मोमेंटम बीजेपी के साथ है। 50 साल तक वो मोमेंटम कांग्रेस के साथ। सर क्विकली, अब तो मैंने कहा कि ये जो तर्क दिया जाता ना कि हम तो विपक्ष को समझा ही नहीं पा रहे, तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते? नहीं समझा पा रहे थे ना, तो फेल हो गए ना, तो फेल्ड पॉलिटिशियन हो गए। उस तर्क में नहीं जाते। अब मैं आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बता दूं। 1991 में भारत की जो इकोनॉमी थी, $0.26 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। सर क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया, मैं 10 सेकंड में खत्म करता हूं। और 3.78 हुई जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। उसके बाद 0.71 हुई जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी, और आज 2014 में जब दिया
तो उसमें तकरीबन तकरीबन 300% की ग्रोथ हुई और भारत की इकोनॉमी का साइज हो गया करीब $2 ट्रिलियन। जी आप पिछले 5 सालों में 11 सालों में सिर्फ आप $2 ट्रिलियन इकोनॉमी अपने में जोड़ पाए हैं। चलिए, क्योंकि This is अब what मेरा I'm समय saying. सर बिल्कुल ही समाप्त हो Government गया। has- शिवम भी कुछ कहना चाहते हैं, अब तो मेरी भी क्लोजिंग टिप्पणी का समय, क्योंकि अगला कार्यक्रम लेट हो जाएगा। बस इतनी सी लाइन कह के कहूंगा कि देखिए, इसको एब्सोल्यूट ब्लैक एंड व्हाइट में तो कभी नहीं नापा जा सकता। सरकार की 11 साल में उपलब्धियां हैं, वो अपनी जगह हैं, उसमें कमी पेशी निकाली जा सकती है, कुछ और काम करने की गुंजाइश बन सकती है, बिल्कुल होगी। विचारधारा के भी मतभेद होंगे, जितना काम हुआ हुआ, और जरूरी नहीं कि हर काम पूर्णता की तरफ गया हो, लेकिन एक जनता को जो महसूस होता है, जनता को जो लगता है, उसी पर ये डेमोक्रेसी चलती है। इसीलिए मैं जनता के हिसाब से इस चीज़ को अंत में छोड़ के जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विश्लेषकों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।